बात करी थी और मैंने आपसे बोला था कि इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स की बेसिक मीनिंग होती है कि अगर किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स का सम, वेक्टर सम ऑफ ऑल द नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0, तो इस केस में हम बॉडी को कहेंगे कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी बैलेंस्ड। मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी बैलेंस्ड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस शुड बी बैलेंस्ड बाय वर्टिकल फोर्सेस। सिमिलरली अगर जेड एक्सिस के अलोंग भी कोई फोर्स होगा तो दैट शुड बी बैलेंस्ड बाय अनदर फोर्स अलोंग द जेड एक्सिस। मतलब अगर किसी भी बॉडी पे बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, बैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है, बैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है कि फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब अगर ये एफ है तो ये भी एफ हो, तो इस केस में दीज टू फोर्सेस विल बी कॉल्ड एज बैलेंस्ड फोर्स। अगर सर ये F1 है तो इसको भी F1 होना चाहिए, तभी ये बैलेंस्ड कहलाएंगे। अगर ये फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं है, मतलब आइदर दे आर नॉट इक्वल और दे आर नॉट ऑपोजिट, तो उस केस में ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस होंगे। एंड इन द केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स आपका बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। इन द केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स बॉडी विल नॉट बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि सर यहां से मैंने एक फोर्स लगा दिया और यहां से एक फोर्स लगा दिया, ऐसे लगा दिया, बोथ आर इक्वल बट दे आर नॉट ऑपोजिट, तो ये अनबैलेंस्ड नहीं है। इसका मतलब इफ नेट एट दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब है कि ये बॉडी एक्सेलरेट करेगी। और इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये फोर्स F1 है और ये वाला फोर्स F2 है, तो ब्रेक हो रही है। सर इसी समय पे ब्रेक क्यों होने लगती है? एक मिनट रुको। एक मिनट रुकना, लाइन पे ही रहना। अभी आ रही है आवाज तायरा? यस सर। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर दूसरा वाला केस जो मैंने अभी दिखाया है आपको, इन दिस केस आई एम सेइंग कि दीज टू फोर्सेस आर ऑपोजिट बट दे आर नॉट इक्वल, तो भी अनबैलेंस्ड नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर भी नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो whenever the net forces acting on the body is नॉन जीरो, तो उस केस में वो स्टेट जो कहलाएगा बॉडी का, वो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होगा। उस केस में बॉडी विल हैव सम एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। लेकिन अगर यही फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हो, बैलेंस्ड हो, तो उस केस में बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी विदाउट चेंज इन इट्स वेलोसिटी। तो इस पे हमने कल डिस्कशन किया था, एक दो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था सॉल्व कल। आज चलो एक दो और क्वेश्चंस हम देखते हैं बेस्ड ऑन दिस, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक दो और क्वेश्चंस हम देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चंस है सर हमारे? तो एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए। मान लो बेटा कि आपसे ये बोला जाए कि ये ऐसा अरेंजमेंट मैं दे रहा हूं, ये ऐसे यहां एक ब्लॉक है और सर ये ऐसे एक स्ट्रिंग है, दे आर टू स्ट्रिंग्स, मतलब दे आर टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स। मान लो यहाँ टेंशन है T1 और यहाँ टेंशन है T2। मास ऑफ द ब्लॉक लेट दैट बी इक्वल टू 4 किलोग्राम। आपसे बोला गया कि दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में है, दिस इज इन इक्विलिब्रियम। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इफ दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड T1 एंड T2। T1 और T2 की वैल्यू निकालिए। अगर आपका ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द टेंशंस एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक। और इसमें मैं आपको ये वाला एंगल दे देता हूं, लेट दिस एंगल बी इक्वल टू 37 डिग्री वंस अगेन। ठीक है, ये एंगल 37 डिग्री। कैसे करोगे, कैसे सोचोगे, हाउ विल यू थिंक ऑन दिस क्वेश्चन? भाई ब्लॉक इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब है नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक शुड बी इक्वल टू 0। नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक शुड बी इक्वल टू 0। तो कैसे सोचेंगे सर? क्या फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक यस सर। विथ ऑल द फोर्सेस। चल, तो मैं इस ब्लॉक को अलग करके दिखा देता हूं आपको। सर एक बात तो क्लियर है, इस ब्लॉक पे एक फोर्स ऑफ टेंशन लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिंग विच आई एम कॉलिंग इट एज T1।
इस पे एक दूसरा फोर्स लग रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिंग दैट वुड बी कॉल्ड एज T2। सर ये एंगल 37 है, अगर मैं यहां पर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूं यहां पर, तो आपको नहीं लगता कि ये एंगल भी 37 होना चाहिए? सर Yes, sir. ऑल्टरनेट एंगल्स देखो, ये और ये लाइन पैरेलल है ना, तो इफ दिस एंगल इज 37 तो दिस हैज टू बी 37 बाय द ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 37। अब अगर मैं इस फोर्स को रिजॉल्व करूं मेरे बेटे, तो मैं इस फोर्स को रिजॉल्व करूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि भाई इसको लिख सकता हूं cos 37 की वैल्यू 4/5 होती है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं वैल्यू, और इसको मैं लिखता हूं 3/5 T2 बिकॉज sin 37 इज 3/5। ठीक है सर ताहिरा, इज इट क्लियर? Yes, मैं sir. यहाँ पर cos आएगा, यहाँ पर sin आएगा, मैं फिर से यहाँ पर भी लिख देता हूँ, पता नहीं आपको याद हो या नहीं हो, sin 37 की वैल्यू 3/5 और cos 37 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, याद है तो वेरी गुड। और इस पे एक और फोर्स लग रहा होगा एंड दैट फोर्स विल बी इक्वल टू mg। mg की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 4 into 10 दैट इज इक्वल टू 40, ये mg की वैल्यू होगी। अब सर इस फोर्स को अगर मतलब इस बॉडी को अगर इक्विलिब्रियम में है ये बॉडी, ठीक है, इसमें अब देखिए, अब इसको हमें बैलेंस करना है, तो बेटा मैंने कल आपको सिखाया था कि इसका फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस भी जीरो होना चाहिए और फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस भी जीरो होना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4/5 T2 माइनस ऑफ T1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा मैं लिख सकता हूँ 4/5 T2 इज इक्वल टू T1, दिस इज माई वन ऑफ द इक्वेशन। क्लियर है बच्चे? y डायरेक्शन में अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं 3/5 T2 माइनस ऑफ mg की वैल्यू है 40 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से 3/5 T2 इज इक्वल टू 40 लिख सकता हूं बच्चे, है ना? तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? T2 की वैल्यू आ जाएगी 200/3 न्यूटन्स। अब T2 हमें पता चल गया तो T1 निकाल सकते हैं। इस T2 की वैल्यू को आप यहां पुट कर दीजिए और T1 निकाल लीजिए, समझे? आप T2 की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए और T1 निकाल लीजिए। Sir, am I audible? Yes, you are audible. What happened? Sir, T1 is equals to 160/3. हाँ 200/3 कर दो तो 40, yes 160/3, राइट। कर लिया ये नोट आप दोनों ने, तायरा और जानवी? इसको इरेज करके मैं एक और क्वेश्चन फ्रेम करूं? Yes, sir. Done. ठीक है, तो एक और ऐसा ही फॉर्मेट का एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी सेम फॉर्मेट पे, स्ट्रिंग वेस्ट्रिंग लगा के। मान लो बच्चे यहाँ पर एक ब्लॉक है, मान लो बेटा यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये एक स्ट्रिंग है और यहाँ एक स्ट्रिंग है, और ये आपका ऐसा, ये दो स्ट्रिंग ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसे मान लीजिए ये दो अलग स्ट्रिंग है। इफ द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज T1, द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज T2। ये वाला एंगल मान लो 37 डिग्री है, एंड लेट्स से दिस एंगल दैट दिस T2 is making with the ceiling is 53 डिग्री, और मास ऑफ द ब्लॉक मान लो, मास ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू 2 किलोग्राम लेट्स से। और आपसे बोला गया कि इफ ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, इफ ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, इफ द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ T1 एंड T2। तो आपको क्या निकालना है? T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूं टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ, उसके बाद मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो पहले आप ट्राई करो, एक मिनट आपको दे रहा हूं टू ट्राई एंड देन आई विल सॉल्व।
सर cos 53 की वैल्यू 3/5 होती है ना? यस, cos 53 की वैल्यू 3/5 होती है। चलिए सर, आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, बट क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है तो चलो मिलके करते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट ये बेटा कि सबसे पहला स्टेप तो ये करना है कि यू हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। सर, एक बात तो क्लियर है कि ब्लॉक पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में देयर विल बी वन फोर्स दैट इज mg, एंड mg की वैल्यू होगी 2 into 10 दैट इज इक्वल टू 20। ठीक है, आई एम टेकिंग g एज 10, ऑल्दो g की वैल्यू 9.8 होती है, बट टू मेक द सिंप्लीफिकेशन इजियर आई एम टेकिंग g एज 10। बट एग्जाम में आपको g की वैल्यू 9.8 यूज करना है अनलेस मेंशन्ड इन द क्वेश्चन टू टेक g एज 10। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपको g की वैल्यू 9.8 यूज करना है एग्जाम में। अगर आपको क्वेश्चन में उसने मेंशन कर दिया है कि यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ g एज 10, तभी 10 कंसीडर करना, अदरवाइज टेक द वैल्यू ऑफ g एज 9.8। ठीक है, खैर अब देखिए यहां पर एक टेंशन तो ऐसे लग रहा है बच्चे, और दूसरा टेंशन ऐसे लग रहा है। इस टेंशन का नाम है T1, और इस वाले टेंशन का जो ऐसे लग रहा है इसका नाम है सर T2। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो सर, मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा, कौन बता रहा है? व्हाट विल बी दिस वैल्यू ऑफ एंगल? ऑब्वियसली इट विल बी 53 डिग्री। Yes. व्हाई विल इट बी 53 50? है ना, व्हाई विल इट बी 53? क्योंकि ये देखो, Alternate. ये वाली alternate लाइन angle. है ना, यस, और ये वाली लाइन दे आर पैरेलल एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल। ये ब्लैक वाली लाइन इज अ ट्रांसवर्सल, ये वाली लाइन इज अ ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बाय द ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी दे विल बी इक्वल। इन द सेम वे, बाय द सेम लॉजिक, मैं इस एंगल को 37 कह सकता हूं। Yes. इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं सर कि ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट द T1 इज मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल दैट इज 53। तो अगर मैं इस T1 को रिजॉल्व करूं ना, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे। ये होगा T1 cos 53, राइट? This will be T1 cos 53, and what is the value of cos 53? So that is 3/5. This will be 3/5 T1. Okay, good ताहिरा, मैं फिर भी FBD ड्रॉ करूंगा, और इसको मैं लिख सकता हूं T1 sin 53। sin 53, द वैल्यू ऑफ sin 53 इज 4/5, तो ये 4/5 T1 आएगा। ये तो हो गया इसका रिजोल्यूशन। अब इसी तरह से अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो दिस एंगल इज 37, तो सर ये आ जाएगा T2 cos 37 दैट इज इक्वल टू 4/5 T2। cos की वैल्यू, cos 37 की वैल्यू 4/5, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट आएगा वो यहां आएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू T2 sin ऑफ 37, एंड दैट विल बी इक्वल टू 3/5 टाइम्स ऑफ T2। ठीक है, बस ये कर लिया हमने। अब कुछ नहीं करना होता, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस को अलग से सॉल्व करो और वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को अलग से सॉल्व करो, यही तो करना होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस को अलग से सॉल्व करो और वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को अलग से सॉल्व करो। तो चलो सोल्यूशन पार्ट देखते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, तो मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं। लेट अस चेक द सोल्यूशन। वेट, ओके सॉरी, नोट कर लो। सर T1 की वैल्यू 30/11 है। हो सकता है, let me solve, then only I'll confirm your answer. Done, sir. Done. अब देखो, अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन शुड बी 0, एंड सिमिलरली नेट फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन शुड आल्सो बी 0। तो बेटे अगर मैं नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेता हूं, मान लो इधर मैं पॉजिटिव मान लूं और इधर मैं नेगेटिव मान लूं, इट डिपेंड्स ऑन मी। आई कैन टेक दीज साइन अदरवाइज ऑल्सो। मतलब क्या कि इधर पॉजिटिव और इधर भी नेगेटिव ले सकता हूं, मैं उल्टा भी कर सकता हूं। एनीवेज,
तो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ 3/5 टाइम्स ऑफ T1 माइनस ऑफ 4/5 टाइम्स ऑफ T2 इज इक्वल टू 0. फ्रॉम दिस आई विल गेट 3/5 T1 इज इक्वल टू 4/5 T2. और आप Excuse ये me, भी कह sir. सकते हैं, या एक्सक्यूज्ड, सर अगर साइन उल्टा करेंगे तो आंसर गलत नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा. तो T1 इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ T2, ये तो आएगा एक इक्वेशन. अगर आप साइन उल्टा कर देते जानवी, तो यू वुड हैव रिटन दिस एज 4/5 T2 माइनस ऑफ 3/5 T1 is equal to 0. Then also it would have come out as 4/5 T2 is equal to 3/5 T1. Correct, यस सर, Janvi? अगर ऐसे इक्वेशन बनाएंगे. यस सर. Now moving on, वर्टिकल डायरेक्शन में चलो देखते हैं. वर्टिकल डायरेक्शन में हम देखें तो ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं. इफ यू सी द वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो ऊपर दो फोर्सेस है, एक है 3/5 T2 और दूसरा फोर्स है 4/5 T1. ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, वर्टिकली अपवर्ड्स. और ये दोनों किसको बैलेंस करेंगे? इस mg को, विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो हम क्या लिखेंगे सर? 3/5 T2 प्लस ऑफ 4/5 T1 माइनस ऑफ 20, दिस विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, इसका मतलब 3/5 T2 प्लस ऑफ 4/5 T1 इज इक्वल टू 20 लिख सकते हैं बेटा. अब हमें T1 की वैल्यू पता है इन टर्म्स ऑफ T2, तो इसको उठा के यहां से यहां रख दो. ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3/5 T2 प्लस ऑफ 4/5 T1 इन प्लेस ऑफ T1 पुट 4/3 T2, ऐसे रख दो. दिस विल बी इक्वल टू 20. नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस. यहां तक नोट करो तो मैं आगे बढ़ता हूं. आपने फ्री बॉडी डायग्राम नोट कर लिया? कैन आई इरेज दिस फ्री बॉडी डायग्राम वाला पार्ट? Yes, sir. Done. ओके, तो आई एम इरेजिंग दिस फ्री बॉडी डायग्राम. विभूति, आई एम इरेजिंग दिस फ्री बॉडी डायग्राम बेटे. ठीक है, ओके, तो लेट अस सॉल्व दिस. यहां के बाद यहां देख लीजिए, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो सर ये आ जाएगा 3/5 T2 प्लस ऑफ 4 4 16/15 T2 इज इक्वल टू 20. ठीक है, 5 और 15 का एलसीएम लोगे तो दैट विल बी 5, सॉरी दैट विल बी 15. तो यहां पर आ जाएगा सर 5 3 मतलब 9 T2 प्लस ऑफ 16 T2, देख लेना मैं कुछ गलत नहीं करूं, इनटू 20 इक्वल टू 20. 9 एंड 16 विल बिकम इक्वल टू 25. T2 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 15. आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो. तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? T2 की वैल्यू आ जाएगी 300 डिवाइडेड बाय 25, राइट? अब इसको सिंपलीफाई कर लो. Sir. सर इसमें किसी को कोई डाउट हो प्लीज पूछ लो. कितना आ गया T2? देख लो, सब कुछ समझ में आया? सब कुछ सही करा मास्टर ने? मास्टर ने सब कुछ सही करा? कहीं कोई इशू, कोई डाउट? No, sir, same. सही है. तो T2, once you have got the value of T2, you can find the value of T1. T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 आ जाएगी. T1 की वैल्यू 16 आ जाएगी. Yes, sir. ओके, तो आपने इसको नोट कर लिया, तो हम आगे बढ़ सकते हैं. Wait, sir. चलो नोट कर लो. Done, sir. ओके, तो बेटा ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. अब इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो. आपको मैंने एक्सेलरेटेड मोशन भी दिखा दिया, मैंने आपको इक्विलिब्रियम का केस भी एक्सप्लेन कर दिया, पुली ब्लॉक सिस्टम आपने कर लिया, पुली वेज सिस्टम पे क्वेश्चन आपने देख लिया, है ना? आपने इस तरह के क्वेश्चंस देख लिए. अब हम इस चैप्टर के कुछ आखिरी के कुछ बातों पे आते हैं, लास्ट डिस्कशंस या लास्ट टॉपिक. ठीक है, डिस्कशन ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. बट इससे पहले कि मैं लास्ट टॉपिक के डिस्कशन करूं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या इंपल्स, इस पे बात करूं, उससे पहले एक चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूं जो आपके 11th के एग्जाम में पूछा जा सकता है. बिकॉज इन प्रीवियस ईयर्स आई हैव सीन डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट स्कूल एग्जामिनेशन, उसमें ये जनरली पूछ लेते हैं, है ना? ये क्वेश्चन जनरली आता है. और वो क्वेश्चन क्या है?
वो क्वेश्चन है कि व्हाई न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज रियल लॉ ऑफ मोशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को कि व्हाई न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज रियल लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, बट उसको समझने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए, या इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, इस बात को समझने के लिए मैं पहले एक चीज आपको समझा दूं, उसके बाद फिर मैं इसको समझाता हूं। लिखिए टॉपिक का नाम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या लिखिएगा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या लिखेगा बेटे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लिखिए टॉपिक का नाम। यस बेटा, ताहिरा टॉपिक का नाम लिखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ताहिरा टॉपिक का नाम लिखो, ये टॉपिक पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऐसा कुछ आपने 9th में भी देखा होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, इसका क्या मतलब है, इस बात को समझिए। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि in the absence of any external force, the linear momentum of the system always remains constant. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि in the absence of any external force, linear momentum of the system always remains constant or conserved. क्या मतलब हुआ सर? क्या मतलब है इसका एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में? इसका मतलब है सर, पहले तो आप इस बात को समझो कि अगर मान लो ये कोई बॉडी है, इसका नाम है ए, और ये कोई दूसरी बॉडी है, इसका नाम है बी, ये दोनों आपस में आके कोलाइड कर जाती हैं। द टू बॉडीज कोलाइड्स विथ ईच अदर, दीज टू बॉडीज कोलाइड्स विथ ईच अदर। ये दोनों बॉडी आपस में आके कोलाइड कर गई, कोई बाहर से कोई इस पे फोर्स नहीं लगा रहा है। ठीक है, ये दो बॉडी थी, आप चाहो तो मैं इसको दो पार्ट में दिखा देता हूं आपको कि ये दो बॉडीज हैं। आप ऐसे समझिए कि यहां पर एक बॉडी है, लेट्स से दिस बॉडी इज ए एंड दिस बॉडी इज बी। ये इसकी डायरेक्शन में जा रहा है और ये इसकी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। मान लो दिस बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी u1, दिस बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी u2, मान लो। ठीक है, इस बॉडी का नाम है ए, इस बॉडी का नाम है बी, इसका मास है m1 और इसका मास है m2। तो बेटा अगर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं तो डोंट यू थिंक अ टाइम विल कम व्हेन दे विल कोलाइड, टक्कर हो जाएगा, दोनों में टकरा जाएंगे दोनों। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये दोनों यहां पर कोलाइड कर गए। ठीक है, यहां पर कोलाइड कर गए। अब बेटा बिकॉज दिस बॉडीज आर कोलाइडिंग बाय देमसेल्व्स, कोई बाहर से इनको पुश करके कोलाइड नहीं करवा रहा है, ये दोनों बॉडी आपस में खुद से कोलाइड कर रहे हैं, है ना। तो होता क्या है बेटा, अगर मान लो कि आप चलो और कोई दूसरा मतलब आपका फ्रेंड आपकी तरफ चले, मतलब आप चल रहे हो इधर, आप चलो ऐसे, और आपका कोई फ्रेंड इधर चले ऑपोजिट टू योर डायरेक्शन ऑफ मोशन, और आप दोनों कोलाइड करो, तो क्या आप कोलाइड करेंगे तो आप पे कुछ फोर्स महसूस नहीं होता है? डोंट यू एक्सपीरियंस, डोंट यू फील सम फोर्स एक्टिंग ऑन यू? यस सर। भाई अगर मान लीजिए गाड़ी से आप जाके टकरा जाओ, तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत अच्छा अनुभव होगा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि बहुत हैप्पी एंडिंग होगी उसकी। समझ रहे हैं आप? क्या होगा, गाड़ी, जो आपकी गाड़ी मतलब कोई भी व्हीकल, that will exert a force on you during that collision. So according to Newton's third law of motion, you also exert the same force on the vehicle. But problem ये है कि आप वो जो फोर्स आप भी उतना ही लगा रहे हो, बट जो व्हीकल है वो उसका मास बहुत ज्यादा है, वो बहुत मजबूत है आपके कंपैरिजन में, इट इज वेरी स्ट्रांग। तो व्हीकल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको फर्क पड़ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, इतना ज्यादा वो फोर्स आप पे होगा कि वो आप पे फर्क पड़ जाएगा, बट उतना ही फोर्स आप रिटर्न में व्हीकल पे लगाओगे तो व्हीकल को फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपने देखा होगा कि अगर दो कार आपस में कोलाइड कर जाए, इफ देयर आर टू कार्स एंड दे कोलाइड विथ ईच अदर, तो उस केस में दोनों को फर्क पड़ता है, दोनों कार्स पिचक जाती है। देखा है कभी आपने? ऐसा क्यों होता है? Because during that collision, one body exerts force on another body, तो by the Newton's third law of motion, दूसरी वाली बॉडी भी उतना ही फोर्स लगाती है in the opposite direction on the first body. तो बेसिकली होता क्या है कि whenever the two bodies collides, they exert force on one another. मतलब इस पे इसने फोर्स लगाया, फोर्स ऑन A is because of B, और इस पे फोर्स लगा, फोर्स ऑन बी इज बिकॉज ऑफ ए। ये ड्यूरिंग कॉलिजन द टू बॉडीज विल एक्सर्ट फोर्स ऑन वन अनदर। और उसके बाद होता क्या कि जब दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं,
तो दोनों ऐसे कांटेक्ट में तो नहीं रहेंगे, भागेंगे, मतलब कोलाइड हुए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे, ऐसा होगा या नहीं होगा? सोच के देखो। आपने कभी देखा होगा दो बंदे अगर आपस में जानबूझ के टकराते हैं तो दोनों ऑपोजिट दिशा में गिरते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। हैव यू सीन दैट और नॉट? भाई अगर इफ द टू बॉडीज कोलाइड्स विथ ईच अदर, तो द टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन विल गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। हैव यू सीन एवर और नॉट? कभी तो देखा होगा यार। Yes, sir. Yes, A sir. and B. Let's say this goes with a velocity of v1 after the collision and this goes with a velocity of v2 after the collision. तो बेटा अगर आप देखोगे ना तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, अब ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि भाई इंडिविजुअली वेलोसिटी चेंज हो गई है। इंडिविजुअली इस बॉडी की पहले वेलोसिटी कितनी थी u1, अब कितनी है v1, तो इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया और डायरेक्शन भी चेंज हुई है। इसकी वेलोसिटी कितनी थी b की u2, इसकी अब वेलोसिटी कितनी है v2, इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गई और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। बट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि बिकॉज ऑल द फोर्सेस आर इंटरनल, इंटरनल मतलब दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, कोई एक्सटर्नल एजेंट इज नॉट एक्टिंग ऑन दिस बॉडीज। तो ये जो सम ऑफ मोमेंटम है दोनों बॉडी का बिफोर कॉलिजन एंड सम ऑफ मोमेंटम of the bodies after collision, they will be equal to each other, they will remain constant or they will remain conserved. Individual body का नहीं, sum of the momentum of both the bodies before and after collision will remain constant or will remain same. अब ऐसा क्यों कहा गया? Why are we saying that? How will you say prove this the conservation, how will you prove this conservation of linear momentum? Why are you arguing on this कि before and after the collision the sum of momentums of the body will remain constant? Why are you saying that? तो बेटा उसका रीजन ये है कि we know that F external is equal to change of momentum. Do you remember this? कौन सा लॉ है ये जो मैंने अभी लिखा है? F external is equal to dp by dt. Which law it is? Can you tell me the name of this law? Can you tell me the law? Second, बोलो बोलो बोलो, अच्छा बोल रहे हो, बोलो। second law. क्या? Sir, ये कौन सा लॉ है भाई? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। According to the Newton's Yes, second law of motion, we know that F external is equal to dp by dt. That is equal to rate of change of momentum. अच्छा बेटा अगर मैं आपसे ये बोलूं कि if F external becomes equal to 0, इसका मतलब क्या होगा? dp by dt will become equal to 0. Yes, sir. ठीक है, और इसका ये मतलब हुआ कि either linear momentum will become 0 or it will be constant. Why? Because the differentiation of a constant quantity is always 0. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी इज ऑलवेज 0. अगर आप किसी कांस्टेंट क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो द रिजल्ट विल बी 0. समझ रहे होगे शायद मेरी बात आप। किसी भी कांस्टेंट 4 का डिफरेंशिएशन 0, 5 का डिफरेंशिएशन 0, इसका मतलब है कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हैज टू रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि भाई आपने क्या किया? p का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम और रिजल्ट क्या आया? 0. इसका मतलब है कि p कांस्टेंट है, तभी तो उसका रिजल्ट 0 आया। मेरी बात समझ में आई? अगर किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी को मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो रिजल्ट विल बी 0. Yes, ठीक है, sir. इसका मतलब है कि p कांस्टेंट है बेटा, तभी उसका डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है। तो यहीं से हमें पता चलता है कि p इज कांस्टेंट और इट इज कंजर्व्ड। क्लियर? इसका दूसरा मतलब हुआ कि इनिशियल मोमेंटम, मैं बार बार वर्ड लिख रहा हूं सिस्टम, मैं इंडिविजुअल बॉडी नहीं लिख रहा हूं, सिस्टम। दैट सिस्टम मे हैव 2 बॉडीज और मोर देन 2 बॉडीज, राइट? तो इसलिए मैं वर्ड लिख रहा हूं सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? दिस इज बेसिकली द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब अगर इस केस में मैं इस बात को लिखूं तो याद रखना वी आर टॉकिंग अबाउट मोमेंटम और मोमेंटम में वेलोसिटी होती है। Excuse me, sir. और या एक्सक्यूज जानवी, सर एक बार ये वाला टॉपिक का फिर से समझा देंगे? फिर से Please repeat it. मैंने बोला कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। और ऐसा क्यों? क्यों द सर, रीजन इज क्यों दिस। रहेगा?
यही तो बता रहा हूँ, यहाँ तो रीजन बताया था। व्हाट इज दिस? एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीपी बाई dt। इज इट क्लियर? बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. भाई फोर्स बराबर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है। इफ अब अगर मान लो कि आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, इफ योर एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, मतलब इफ दिस टर्म बिकम्स इक्वल टू जीरो, तो आप क्या कहोगे? डीपी बाई dt इज इक्वल टू जीरो। टेल मी यस और नो। Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. अच्छा, dp बाई dt मतलब रेट, इसका डिफरेंशिएशन, मोमेंटम का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो आ रहा है। इसका दूसरा मतलब है कि मोमेंटम Yes. विल रिमेन कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज अगर हम कांस्टेंट क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करें तो कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। Okay, sir. बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि x इज इक्वल टू 4 और मैं आपसे कहूं कि डिफरेंशिएट इट dx बाई dt, तो आंख बंद करके लिख दो जीरो, बिकॉज इट इज सिंपली अ कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जानवी जीरो होता है। Yes, sir. Yes. बोलो जानवी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। भाई जो इनिशियल वैल्यू है वही फाइनल भी होगी। कांस्टेंट का तो यही मतलब हुआ। ठीक है, समझ गए? अब मैं दूसरी बात आपसे ये कह रहा था कि रिमेंबर वेलोसिटी आप कंसीडर करते हो ना इसमें, बिकॉज यू आर राइटिंग मोमेंटम। मोमेंटम का दूसरा मतलब यू विल बी टेकिंग वेलोसिटी। तो अगर आप वेलोसिटी की बात कर रहे हो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हैज डायरेक्शन। वेलोसिटी हैज डायरेक्शन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब देखो, इनिशियल मोमेंटम, अगर मैं सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम लिखूं, और मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूं कि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा, सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट होगा, इंडिविजुअल बॉडी का नहीं। ठीक है। तो इसका अगर मैं इनिशियल मोमेंटम लिखूं तो मास इंटू वेलोसिटी माइनस ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। व्हाई डिड आई राइट दिस माइनस? मैंने प्लस क्यों नहीं लिखा? व्हाई आई एम राइटिंग माइनस साइन हियर? हु विल टेल मी? Why did I put a negative sign here? Because it is moving in negative x-axis. Of course, the direction of the two velocities are opposite. इसका मतलब ये है सर कि अगर आप इसको पॉजिटिव कहो तो यू विल हैव टू कॉल दिस एज नेगेटिव, और वाइस वर्सा। अगर आप इसको नेगेटिव कहो तो इसको पॉजिटिव कहना पड़ेगा। ठीक है, मतलब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसका मतलब दोनों के साथ जो साइन आएगा वो भी ऑपोजिट आएगा। हाँ, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है। इसी तरह से बेटा, अगर मैंने मान लो कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ है अपने पूरे इसमें, तो इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले लेता हूं, तो फाइनल मोमेंटम में क्या लिखूंगा? m2v2 सॉरी, minus of m1v1. This is m1 and this is m2, because mass will not change, only the velocity will change. इसका मतलब है सर मैं यहां से लिख सकता हूं m1u1 minus of m2u2 is equal to m2v2 minus of m1v1, बिकॉज यहां पर दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं, इसलिए एक वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक वेलोसिटी नेगेटिव है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होती बिफोर एंड आफ्टर द कोलिशन, तो फिर हम दोनों को प्लस ले रहे होते। अब समझ में आया कि व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? बोलो। लिख लो जो पहले लिखा रहा हूं, पहले जो मैं लिखवा रहा हूं उसको लिखो, फिर उसके बाद स्क्रीन पे जो लिखा है उसको नोट करना। जो पहले मैं लिखवा रहा हूं वो लिखो, पहले जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखो। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, in the absence of any external force, in the absence of any external force, Yes, sir. the net momentum of the system, the net momentum of the system, net momentum of the system always remains constant. Net momentum of the system always remains constant. In the absence of any external force, the net momentum of the system always remains constant. Net momentum of the system always remains constant. अब जो भी स्क्रीन पे लिखा है उसको नोट करिए। Sir, M2V2 minus M1V1 ना. हाँ, m2v2 minus m1v1 वो गलती से हो गया होगा।
Yes. ये नोट कर लेना तो बता दीजिएगा। Done, sir. ठीक है, देखो जैसे बहुत बेसिक से एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। विभूति, कैन आई इरेज दिस? विभूति, क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूं? ओके, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। मैं आपको एक दो बेसिक क्वेश्चन पहले पूछता हूं कि सर अगर मैं आपसे ये कह दूं कि दिस इज अ बॉडी एंड दिस इज अनदर बॉडी and this had a velocity of 10 meter per second and the mass of this body is 2 kilogram. This body is having a velocity of 8 meter per second and the mass of this body is 4 kilogram. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, यू कैन सी द डायरेक्शन, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, बट पीछे वाले की वेलोसिटी, मतलब दिस बॉडी इज हैविंग मोर वेलोसिटी देन दैट ऑफ द बी। the velocity of A is more than the velocity of B. तो अल्टीमेटली A will collide with B क्योंकि इसकी वेलोसिटी आगे वाले से ज्यादा है, तो पीछे से जाके टक्कर मार देगा। यही तो होगा, है ना? तो जब यही होगा तो आपसे ये बोला गया कि आफ्टर दिस हैपेंस, आफ्टर दिस टू बॉडीज कोलाइड्स, इसको मैं 6 कर देता हूँ, आफ्टर दिस बॉडीज कोलाइड्स, these two body collides, आपकी जो बॉडी A है, आपकी जो बॉडी A है, आफ्टर द कोलिशन its velocity becomes equal to 8 meter per second. For the A, it became 8 meter per second. So the question is कि what will be the velocity of B? इसकी velocity कितनी होगी? What will be this velocity? Mass तो वही रहेगा. This is 2 kilogram and this is 4 kilogram. Mass will not change. आपको बताना है कि what would be the velocity of the another body after collision? मतलब टकराने के बाद B की velocity कितनी होगी? तो obvious ही बात है बेटा, because they are colliding. Yes बेटा? 8 होगा। क्या 8 होगा? चलो देख लेते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि जब भी बॉडी कोलाइड हो रही है एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इसका मतलब है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रही होगी एंड देयर इज नो एक्सटर्नल एजेंट exerting any force on the body. इसका मतलब है कि इस केस में लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। इस केस में लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो हाउ विल यू राइट द लीनियर मोमेंटम इन दिस केस? तो सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि लीनियर मोमेंटम विल बी रिटन एज 2 multiplied by 10 प्लस ऑफ 4 multiplied by 6 बिफोर द कॉलिशन इज इक्वल टू, ये तो इनिशियल मोमेंटम हो गया, दिस इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये पूरा दिस इज इनिशियल मोमेंटम। व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम? तो फाइनल मोमेंटम विल बी रिटन एज 8 multiplied by 2 या 2 multiplied by जैसे भी लिख लो। 2 is the mass, 8 is its velocity, plus 4 multiplied by ये velocity हमें नहीं पता, this we are supposed to calculate, तो 4 into v, this is final momentum and they have to be equal. Why they need to be equal? The reason is कि उन दोनों को equal इसलिए होना पड़ेगा because there is no external force, तो momentum should remain conserved. समझ रहे हो? तो ये हो गया 20 plus of 24 is equal to 16 plus of 4v, तो ये हो गया 44। ठीक है, 16 को इधर ले आओ तो माइनस ऑफ 16 विल बी इक्वल टू 4v, राइट? तो 44 में से 26 घटा दो, मतलब सबट्रैक्ट कर दो, तो दिस विल बिकम 28 इज इक्वल टू 4v। इसका मतलब v की वैल्यू कितनी आएगी? 28/4। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बोलो ना। दिस विल बी 7 मीटर पर सेकेंड। समझ आई बात? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज द बेसिक एग्जाम्पल, इससे बेसिक नहीं हो सकता। दिस इज द बेसिक एग्जाम्पल दैट आई कुड हैव टेकन, तो मैंने वही लिया है। इज इट क्लियर और नॉट? टेल मी यस और नो। ओके, Yes, sir. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू इरेज दिस एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन नाउ। इरेज कर रहा हूं मैं इसको। Yes, sir. Done. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी of mass 4 kilogram initially at rest
breaks into two parts of masses 1 kilogram and 3 kilogram. ठीक है? If velocity of lighter part, lighter मतलब जिसका मास कम है, lighter part is 6 meter per second, then find the velocity of heavier part. ये आपका क्वेश्चन है कि there is a body which suddenly breaks into two parts. आप उसको तोड़ नहीं रहे हो, you are not hammering it, ठीक है? It suddenly by itself it breaks into two parts. For example, जैसे आपके वो bombs होते हैं, खुद ही फट जाते हैं, है ना? So similarly, I'm asking this question कि a body suddenly breaks into two parts, and that body was initially at rest, and it finally breaks into two parts, one of 1 kilogram and the another one of 3 kilogram, and the 1 kilogram moves with a velocity of 6 meter per second. Then what would be the velocity of heavier part, which is 3 kilogram? ठीक है? तो अब इस बात को देखो सर, पहली बात तो ये पूरी बॉडी है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है. द होल मास इज इक्वल टू 4 किलोग्राम. दिस ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स. मान लो कि ये एक छोटा वाला पार्ट है इसका, दिस इज ऑफ 1 किलोग्राम and this goes with a velocity of 6 meter per second, right? तो इसमें जो दूसरा पार्ट होगा, दूसरा पार्ट वो आपका 3 किलोग्राम का, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? तो बेटे एक बात बताओ कि फिर से बिकॉज इट सडनली ब्रेक्स, इट इज ब्रेकिंग बाय इटसेल्फ, nobody, no external force is breaking this body into two parts. ये खुद से ब्रेक हो रहा है, ठीक है? इट्स ब्रेकिंग ऑन इट्स ओन, ठीक है, into two parts. इसका मतलब तो ऑब्वियस हो गया ना. The meaning of this is very obvious कि सर the force is internal. For example, अगर मैं आपसे कहूं कि bomb explodes, तो बॉम्ब जब एक्सप्लोड होता है तो उसको कोई बाहर से एक्सप्लोड करता है और इट एक्सप्लोड्स बाय इटसेल्फ. ऑब्वियसली इट एक्सप्लोड्स बाय इटसेल्फ, कोई बाहर से तो उसको तोड़ता नहीं है. इसका मतलब है कि the forces are internal, and as long as you are having only internal forces, linear momentum of the body will be conserved. भाई जब तक आपका फोर्स इंटरनल रहेगा विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, तब तक आप ये कह सकते हैं कि आपका जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा. इसका मतलब यहां पर भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. तो इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम विल बी 4 into 0 बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज 0. This 1 kilogram goes with a velocity of 6 meter per second. We have to find out the velocity of the another body. So 4 into 0 is 0. So this will be equal to 6 plus of 3v is equal to 0. इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब हुआ 3v is equal to minus of 6. तो v is equal to कितना होगा? This will be equal to minus of 2 meter per second. Is it correct or not? Tell me yes or no. Yes, sir. अब सर पॉइंट ये है कि what is being indicated by the negative sign? What does this negative sign indicate here? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या बताना चाह रहा है ये नेगेटिव साइन? वेलोसिटी नेगेटिव आई, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है बेटा कि अगर आप 1 किलोग्राम की वेलोसिटी आपने कैसी ली थी, देखो यहां पर ध्यान से देखो, पॉजिटिव. तो 3 किलोग्राम की वेलोसिटी कैसी आई? नेगेटिव. इसका मतलब है कि इस सिचुएशन में बोथ द बॉडीज विल गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. दोनों बॉडी कैसे मूव करेंगे? ऑपोजिट, है ना? अगर ये इधर जा रहा है तो ये इधर जाएगा. नहीं आया, नहीं आया. भाई अगर किसी एक बॉडी की वेलोसिटी नेगेटिव आ गई, मैंने एक बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव रखा और दूसरे बॉडी की वेलोसिटी खुद से नेगेटिव आ गई, इसका मतलब है कि द डायरेक्शन इन विच द सेकंड बॉडी विल गो विल बी ऑपोजिट टू द फर्स्ट बॉडी. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ओके, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको इरेज करूं? Yes, sir. ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं. आई एम राइटिंग एन अनदर क्वेश्चन व्हिच यू विल ट्राई टू सॉल्व. अ बुलेट समझते हो ना, बंदूक की गोली. अ बुलेट ऑफ मास 500 सर ग्राम. उसकी डायरेक्शन क्या? Direction will be opposite, beta. Janvi, you can only say that the direction will be opposite. You cannot predict in which direction it will move, but you can say whichever the direction it will move will be opposite to the direction of the lighter part.
मतलब if lighter part of 1 kilogram, ये जो 1 kilogram है, if it goes in this direction, then the 3 kilogram will move in this direction. Or if 1 kilogram goes in this, then 3 kilogram will go opposite to this. Means the direction will be opposite, but you cannot be certain about the direction. ठीक है, a bullet of mass 500 gram, although it is a very heavy bullet, but let us assume कि a bullet of mass 500 gram moving with a velocity of 20 meter per second penetrates in a block of mass 5 kilogram initially at rest, penetrates in a block of mass 5 kilogram at rest. ये ब्लॉक रेस्ट में है, ये मत समझ लेना कि बुलेट रेस्ट में, and remains embedded in it. Find the velocity with which block will move. I'll explain you the question, try to understand. Sir, there is a block. ये कोई ब्लॉक है, इसका मास 5 किलोग्राम है, एंड देयर इज अ बुलेट. ये कोई बुलेट है, इसका मास 500 ग्राम है. 500 ग्राम है तो यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू केजी, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.5 केजी. ये वाला जो बुलेट है बेटा, ये मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड. द वेलोसिटी ऑफ दिस बुलेट इज 20 मीटर पर सेकंड. ये आया और ये ब्लॉक इनिशियली रेस्ट में, ये आया, इस ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट हुआ और इसी में रह गया. इम्बेडेड का मतलब होता है कि इट डिडंट कम आउट ऑफ दिस ब्लॉक, इट रिमेन्स इन द ब्लॉक. आफ्टर इट पेनिट्रेटेड, रिमेन्स इन द ब्लॉक, इट डिडंट कम आउट ऑफ द ब्लॉक. क्या मेरी बात समझ में आई? कि पेनिट्रेट होने के बाद, ब्लॉक के अंदर जाने के बाद, ये ब्लॉक के अंदर ही रह गया, ये बाहर नहीं आया. तो अब क्या होगा सर? अब क्या होगा? फाइनल सिचुएशन क्या होगी कि ब्लॉक with the bullet, block with this bullet will start moving with some velocity, and you have to find out this velocity. Will you try? I have explained you the question, means I have already done the 50%. You need to solve the 50% of it. बताइए, can you solve? Yes, sir. Try it. Try करो. Mauna beta, Mauna, you are not saying anything. What happened? Mauna, can you try this? Can you try this question? You just have to write the equation of conservation of momentum. Write the initial momentum and write the final momentum. How many bodies you are having? There are two bodies. Call it as body or object, whatever you like. There are two things. One is bullet, another one is block. One is bullet, another one is block. So your system consists two things, one bullet and another block. अब कोशिश करो, try to solve.
ओके देखता हूं मैं आप लोगों में से किसी का ताहिरा हैज गॉट 5 मीटर पर सेकेंड। चलो बहुत टाइम लगा दिया, इतना इतना खतरनाक सवाल नहीं है ये। एंड तब तो और बहुत इजी है व्हेन आई हैव ऑलरेडी डन द 50%, बिकॉज अगर आपने क्वेश्चन से डेटा निकाल लिया और सिचुएशन समझ लिया तो 50% ऑफ क्वेश्चन यू हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड. You just have to plug in the values in the equation and then you have to simplify to get the final result. भाई आपको मैंने 50% क्वेश्चन करा दिया, उसके बाद भी अगर इतना टाइम लग रहा है तो देयर इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग एट योर साइड, नॉट फ्रॉम माय साइड, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द बेस्ट वे दैट आई कुड हैव एक्सप्लेन्ड यू. ठीक है, अब ध्यान से देखिए सर, दो चीज है ना मेरे पास, एक बुलेट है और एक ब्लॉक है. इस बात को समझिए. अगर मैं इनिशियल मोमेंटम लिखूंगा तो इनिशियली सिर्फ ये बुलेट चल रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं इसका मोमेंटम 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 20. भाई दिस इज द मास and this is your velocity. So 0.5 multiplied by 20 plus if you write for the block 5 multiplied by 0, यही तो होगा 5 multiplied by 0, right? What will be the final situation? Final situation ये है कि अच्छा ये इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है कि ब्लॉक इज एट रेस्ट इनिशियली. अब फाइनल सिचुएशन क्या है? फाइनल सिचुएशन ये है कि ब्लॉक इज नॉट अलोन. ब्लॉक में अपना मास तो है, इट इज हैविंग इट्स ओन मास प्लस द मास ऑफ दिस बुलेट. मतलब फाइनल सिचुएशन ये है कि ब्लॉक एंड बुलेट विल बिकम अ सिंगल बॉडी, राइट? बिकॉज ब्लॉक इज पेनिट्रेटेड एंड रिमेन्स इन द ब्लॉक. बुलेट इज पेनिट्रेटेड इन द ब्लॉक एंड इट इज रिमेनिंग इन द ब्लॉक. भाई आपने अगर मान लो खाना खा लिया तो दैट खाना जो आपने लंच किया डिनर किया वो तो आप ही का पार्ट बन गया ना. तो इन द सेम वे इफ द बुलेट पेनिट्रेटेड एंड रिमेन्स इन द ब्लॉक, तो बुलेट एंड ब्लॉक विल बिकम सिंगल बॉडी. तो इस सिंगल बॉडी का मास कितना होगा? 5.5, because the mass of the block is 5 and the mass of the bullet is 0.5, so total mass will become 5.5 and both of these will move with a velocity of v 5.5 v, है ना? तो इसका मतलब v की वैल्यू क्या आएगी? 0.5 multiplied by 20 will be equal to 10. 10 divided by 5.5. I don't know how did you get 3 or how did you get 5, I don't know. This will be the velocity. अब इसको solve कर लो जितना भी आ जाए. 10 upon 5.5 meter per second, because bullet penetrated and remains in the block. It is not coming out of the block. It has become the part of the block. तो टोटल मास कितना हो जाएगा सर? अगर मान लो कि आपने कोई बैग हैंग कर रखा है, अगर कोई बैग, स्कूल बैग आपने हैंग कर रखा है अपने बैक पे, तो आपका मास और बैग का मास विल बी कंसीडर्ड द सिंगल बॉडी ना. तो आपके मास के साथ बैग का मास ऐड नहीं हो जाएगा? आई होप क्या सबने नोट कर लिया इसको? 0.55. ठीक है, दैट विल बी द वेलोसिटी विद व्हिच द ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग. सबने नोट कर लिया? प्लीज टेल मी यस और नो. बेटा अगर कभी भी ये वर्ड आ जाए ना, कभी भी ये वर्ड आ जाए, मेरी बात सुनिए बेटा एक बार और, कि कभी भी इफ यू गेट दिस वर्ड embedded, this means that body which has penetrated will remain inside the another body. It will not come out of that body. Agreed? जैसे देखो एक और क्वेश्चन मैं फ्रेम करता हूं. आई डोंट नो वेदर यू आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स और नॉट. बेटा अगर मैं इसी में ये वर्ड यूज नहीं करता, embedded का वर्ड यूज नहीं करता, तो फिर दोनों बॉडी वुड हैव मूव्ड सेपरेटली. फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि मैं आपसे ये कहूं कि ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास मान लो 10 किलोग्राम है. आई एम गिविंग यू द सिचुएशन. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक इज 0. देयर इज अ पार्टिकल of mass 1 kilogram and it is moving with a velocity of 100 meter per second. It penetrates in the block. This is initial situation. Initially, finally this particle penetrates and comes out of the block. ये ब्लॉक है, इसमें पार्टिकल पेनिट्रेट हुआ बट रुका नहीं, इससे बाहर निकल आया. ठीक है, आफ्टर पेनिट्रेटिंग इट केम आउट. इट डजंट रिमेन इन द ब्लॉक, इट केम आउट. आपसे बोला कि ये जो पार्टिकल है आफ्टर इट कम्स आउट ऑफ द ब्लॉक इट्स वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक. ठीक है, ब्लॉक का मास आपको मालूम है, इट इज 10 किलोग्राम. दिस इज फाइनल सिचुएशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मैं लिख देता हूं, आफ्टर penetrating
penetrating block particle comes out of block. मतलब पेनिट्रेट करने के बाद पार्टिकल क्या हो गया, पार्टिकल इस ब्लॉक के बाहर आ गया. अब करो तो सॉल्व. आई वांट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू प्लीज. आप लोग बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहे हो. मोहना एंड विभूति, इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व. आई एम गिविंग यू सम टाइम टू सॉल्व दिस. कोशिश करो. Sir, 4 minutes. तायरा का आंसर है 4 मीटर पर सेकेंड. ओके, आई reconfirm this answer by solving it. अभी भी आप लोगों से आंसर नहीं आया. आई डोंट नो मेनी बॉडीज आर वी हैविंग हियर. जानवी, how many bodies are we having here? How many objects or body, whatever you want to call? 2, कितने sir. bodies या 2? 2. Before this penetration takes place. Sir, आपकी वॉइस नहीं आ. The penetration, we are having 2. इसका momentum क्या होगा? How many times should I tell you कि momentum is mass into velocity? 100. Of course, momentum is nothing but mass into velocity. Momentum is nothing but mass into velocity. Sir, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. सर आपकी वॉइस नहीं तो आ कितना रही है. लिखूंगा? 1 into 100. मल्टीप्लाई नहीं करना आता. अब आ रही है बेटा? No, Yes, sir. sir. Yes, sir, अब आ रही है. सर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि हम एकदम से प्लस क्यों करने लग गए. फॉर्मूले में तो माइनस था ना. That was not the formula, please. जानवी, please. मैंने साथ साथ कुछ बातें रिपीट किया था. मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? Yes, sir. मैंने आपको in that case मैंने आपको ये बोला था कि because the velocity of the two particles are opposite, तो इसलिए एक को पॉजिटिव लेंगे तो एक को नेगेटिव लेंगे. और साथ में मैंने ये भी रिपीट किया था कि अगर इफ द पार्टिकल्स विल मूव इन द सेम डायरेक्शन तो वेलोसिटीज को हम सेम मानेंगे. अगर एक को पॉजिटिव माने तो दूसरे को भी पॉजिटिव मानेंगे. याद करो सबसे पहला क्वेश्चन,
The first question that we Yes, sir. solved, Yes, sir. just check that question. We have to, and remember that is not the formula, please, because sign can change accordingly. है ना, वो तो उस सिचुएशन को मैंने एक्सप्लेन किया है फ्रॉम दैट इक्वेशन. ठीक है, आपको याद क्या रखना है? यू जस्ट हैव टू रिमेंबर वन थिंग, द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. ये याद रखो. डोंट मग अप द साइन. साइन अगर ऑपोजिट होगा तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव ले लेंगे, और साइन अगर सेम होगा तो दोनों को पॉजिटिव ले लेंगे. डिड यू अंडरस्टैंड जानवी? प्लीज टेल मी यस और नो. Yes, sir. Okay, what would be the momentum of this body? So this mass is 10 and its velocity is 0. So 10 Zero. multiplied by 0 because है ना, it is at rest. Now after the collision took place, I don't know the velocity of the block, so I will write it as 10v, which is to be calculated. और दूसरी वाली बॉडी का हम क्या लिखेंगे? 60 into 1. यही तो लिखेंगे, 1 into 60. तो 100 is equal to 10v plus of 60. I can cancel out 0. ठीक है, आई डोंट नो whether you have understood this or not. तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 minus of 6 is equal to 4 meter per second, and Tahira was absolutely right. अब भी समझ आया या नहीं? Did you understand or not? Yes, sir. So एक और ऐसा क्वेश्चन अभी भी समझ आया? प्लीज बोलो. सर ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ. नो इश्यू विद दैट. देखो, क्वेश्चन मैं फ्रेम कर देता हूँ. सर ये मान लो एक बुलेट है, कुछ भी मास मान लेंगे हम. ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास 4 किलोग्राम है. ये इधर चल रहा है, ये बुलेट है, ये 1 किलोग्राम है. ठीक है, या इधर नहीं चलाऊंगा, इधर चलाऊंगा, मेरी मर्जी. ठीक है, ये 4 किलोग्राम है. बेटा मान लो कि दिस ब्लॉक इज ऑलरेडी मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, and this bullet is going towards this block with a velocity of let's say 40 meter per second. ठीक है, bullet penetrates and remains embedded in the block. Bullet penetrates and remains embedded in the block. Find final velocity of bullet and block. बताओ, what would be the final velocity? Embedded का क्या मतलब है कि after the bullet penetrates in the block, हाँ, it will remain inside the block. Bullet block के अंदर ही रह गया, it didn't come out. So 64/7. Even I need to solve. I will also have to solve. देखो, final situation I'm showing you here. कि देखो, this bullet penetrated and remains in the block, means both will move as a single body and both will move with the same velocity v, right? So what will be the mass of this combination here? The mass will be equal to 5 kilogram as both are moving together now because it penetrated and remains in the block. ये बात ऐसे ही है कि जैसे किसी बंदे को गोली लगी, ठीक है,
आपने किसी मतलब आपने नहीं, किसी बंदे को कहीं से गोली लग गई तो वो गोली उसी के अंदर रहेगी ना, गोली मींस बुलेट। अगर किसी बंदे को कोई बुलेट आके लग गया तो वो बॉडी के अंदर ही रहेगा ना, तो टोटल मास क्या होगा, मास ऑफ दैट बंदा प्लस ऑफ मास ऑफ दैट बुलेट। ठीक है, बात तो समझ सर रहे हो? 7 होना चाहिए ना। अरे ये 4 है और ये 5 है, तो 7 कैसे हो जाएगा? 4 + 1। मास ऑफ द ओह ब्लॉक इज 4 सॉरी सर, किलोग्राम मैंने एंड बुलेट का मास 6 इज। और 4। ठीक है, तो देखिए इनिशियल मोमेंटम आप क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम विच इज द मास ऑफ द बुलेट मल्टीप्लाइड बाय 40। यस बोलो। अच्छा देख लेते हैं। और ब्लॉक भी उसी डायरेक्शन में चल 64 रहा बाय है, तो बोथ द वेलोसिटीज विल बी सेम। इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 5 टाइम्स ऑफ v, है ना? बस इतना ही तो करना था सर। तो 4 6 द 24 मतलब 64, 64 इज इक्वल टू 5v, तो v इज इक्वल टू 64/5 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा सर। Yes, sir. Janvi, did you understand? Mauna and Vibhuti, please kindly respond. यस आंसर आ गया था मेरा। ठीक है, now did you understand why I have taken plus sign in between 40 plus of यस सर, 24? यस सर। Because the direction of Yes. both the blocks, or the direction of velocity of both the blocks is same. That is why we have taken the plus sign in between. ठीक है, तो okay, we'll keep till here only. Rest we'll discuss in the next class.